हेलो एवरीवन। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग फाइन। आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ आपके सामने और आज हम डिस्कस करेंगे डे 4 के बारे में। डे 4 में क्या हुआ, क्या क्या पॉइंट थे, इंडिया किस पॉइंट पे हारा, क्या क्या इंडिया इम्प्रूवमेंट कर सकता था, किस प्लेयर ने कैसा परफॉर्म किया। तो हम डिटेल में इसका एनालिसिस करेंगे। बट आपको इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ कि इंडिया ये मैच हार चुका है। ये मैच फोर्थ डे में नहीं, इंडिया ऑलरेडी थर्ड डे में ही मैच हार चुका था इन टर्म्स ऑफ देयर अप्रोच। बिकॉज जब मैंने कल एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने इस बात पर डिस्कस करा था, इंडिया कल ग्राउंड पर आने से पहले ही मैच हार गया था। क्योंकि जब कल डे 3 स्टार्ट हुआ तो इंडिया का अप्रोच क्या था कि हम ब्लॉक करेंगे, इंग्लैंड के बॉलर को हम टायर्ड करेंगे। तो उस प्रोसेस में इंडिया का अप्रोच इतना ही डिफेंसिव था कि इंडिया ने सिर्फ 7 ओवरों में 6 रन बनाए, जो मेरे को लगा कि इंडिया वहाँ पर मैच हार चुका था। और वहीं से इंग्लैंड ने मैच में वापसी करी। हम देख रहे हैं डे 3 के थर्ड सेशन को, जहाँ पर 140 रन आए कि वो सेशन की वजह से इंग्लैंड हैवी हुआ है। नो, मेरा मेरी जो एक्सपीरियंस कहता है, जो फर्स्ट सेशन का फर्स्ट आवर है वहीं पर इंग्लैंड मैच में वापस आ चुका था। अब चलते हैं हमारा डे 4 में हमारा क्या क्या हुआ। तो आज फिर से जैसे ओली पॉप थर्ड डे पे बैटिंग कर रहा था, आज उसने उसी बैटिंग को कंटिन्यू रखा। मैं बोलूँगा ये ज़बरदस्त ज़बरदस्त बैटिंग थी। मैंने ऐसी बैटिंग नहीं देखी इंडिया की पिचेस पे। लास्ट टाइम अगर किसी ने ऐसी बैटिंग करी थी तो मे बी वो एलिस्टर कुक था या एंडी फ्लावर था, दैट इज़ अर्ली 2000s। उसके बाद आई थिंक ये ओली पॉप की इंडियन कंडीशन में नॉन एशियन बैट्समैन की बेस्ट बैटिंग मैं मानूंगा इस बात को, जिसमें कि हर शॉट था। उसने रिवर्स मारा, उसने स्वीप मारा, उसने आगे स्पिनर को आगे निकल के खेल रहा था वो, उसने बॉलर को सेटल नहीं होने दिया। ठीक है, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, ऐसे नहीं कि वो अकेले ही खेल रहा था, उसके साथ रेहान अहमद ने उसको अच्छे साथ दिया, अच्छी पार्टनरशिप बनी। उसके बाद उसने टॉम हार्टली ने अच्छा खेला, उसने 34 रन बनाए। इससे हमें क्या पता लगता है, रेहान अहमद, टॉम हार्टली, ये इनमें इतना स्किल है। स्किल का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये बॉलर ही हैं, ये बैटिंग भी कर सकते हैं, ये फील्डिंग भी कर सकते हैं। जब भी मैं क्रिकेटर की बात करता हूँ, क्रिकेटर का मतलब है स्किल होना, फील्डिंग करे, बैटिंग करे, बॉलिंग करे। ऐसा ना हो कि सिर्फ बैट्समैन हो, देन आप बैट्समैन ही रह जाओगे। आप यू विल नॉट कॉल एज अ क्रिकेटर। ओके, इफ यू आर बॉलिंग ओनली देन यू विल बी अ बॉलर ओनली, यू आर नॉट अ क्रिकेटर। If you're playing an international, you should know how to bat at least. You should know how to handle the bat. You should know how to survive few balls. But on the other hand, अगर हम अपने इंडिया के बैट्समैन को देख लेते हैं, इंडिया के बैट्समैन जिनको बॉलिंग ही नहीं आती, वो बैटिंग भी नहीं कर पाते, वो 1 घंटा बैटिंग सर्वाइव ही नहीं कर पाते। ठीक है, इस बात पर मैं दोबारा आऊँगा इंडिया की बैटिंग पर। हम दोबारा से चलते हैं इंग्लैंड की बैटिंग पर। जैसा कि मैंने कहा कि ओली पॉप ने बहुत अच्छा खेला। आज जैसे कि दिन की शुरुआत हुई, उसने अपना पहले 150 रन पूरा करा। उसी अप्रोच से वो खेल रहा था जैसे उसने कल थर्ड सेशन में उसने खेला। उसके साथ साथ टॉम हार्टली, रेहान अहमद ने, जैसे मेंशन मैंने पहले किया, उन्होंने भी उसी अप्रोच से खेला। ठीक है, और मेरे को जो लग रहा था, जो कल मैंने डिस्कस करा कि 175 तक की लीड तक इंडिया इनको आउट कर लेगा, और वो स्कोर मेरे को लग रहा था कि मे बी इंडिया चेज भी कर सकता है। बट आई थिंक इंडिया के बॉलर, मेरे को लगा कि कुछ रिलैक्स हो गए हैं। उनको लगा कि हाँ भाई, ये पिच इजी खेल रहा है, मे बी इस पर बैटिंग करना इजी है, मे बी वी कैन ऑल्सो स्कोर 200 250 द वे आवर बैटिंग लाइनअप इज। बट जब स्कोर 200 से ऊपर लीड जा चुकी थी, तब मेरे को कंफर्म हो गया कि ये मैच इंडिया की पकड़ से जा चुका है। जैसा मैंने कल डिस्कस किया कि अगर 250 बना लेंगे, अगर 175 से स्कोर ऊपर हो गया, तो ये मैच मैं इंडिया से आउट ऑफ रीच मान रहा हूँ कि जो हुआ बिल्कुल सही। उसके बाद क्या है, जब इनको ऑल आउट कर दिया गया, अगेन जैसे कल बुमराह ने बॉलिंग करी थी अच्छी, सेम आज बुमराह ने बॉलिंग फिर से अच्छी करी। हमारे बॉलर स्पिनर क्लूलेस लगे।
फ्रेंडली कंडीशन है, पिच में इतना टर्न है, इतनी स्लो पिच है। हमारे लेजेंड बॉलर अश्विन जडेजा, उनको लाइक क्लूलेस लगे हमारे, लाइक ओहली पॉप के आगे उनको समझ ही नहीं आ रहा था कैसे बॉल करनी है। तो चलो उसके बाद इंग्लैंड की बैटिंग ख़त्म होती है, इंडिया को 231 रन का टारगेट दिया जाता है। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पे हमारा, इंडिया की अप्रोच क्या होगी। इंडिया पे बैटिंग आने से पहले इंडिया की अप्रोच क्या थी। ग्राउंड, एक तो मैच हम हारते हैं ग्राउंड पर हमारी टीम जो मैच हार जाती है वो ग्राउंड पे आने से ही मैच हार जाती है, वो यहाँ से मैच हार जाती है। मेंटेलिटी ही ऐसी है, तो मेंटली मैच हार गए थे हमारे ग्राउंड पे आने से पहले ही। और जैसा मैंने डिस्कस करा कल, अगर हमारे अर्ली ऑन विकेट गिर गए तो ये 175 भी, अगर 175 टारगेट होता वो भी नहीं बनता, ये 231 तो बहुत ही दूर की बात थी। उसके बाद क्या हुआ, हमारे जायसवाल जी और रोहित शर्मा आए। मैंने कल भी बताया कि जायसवाल की एक्सेप्शनल इनिंग थी फर्स्ट इनिंग में, वो ऐसा बार बार नहीं होगा। तो मेरे को फिर भी भरोसा था कि रोहित शर्मा कुछ करेगा, श्रेयस अय्यर करेगा, क्योंकि वो बैट्समैन ऐसे हैं कि वो क्रीज पे ज़्यादा रुक नहीं सकते। लाइक उनको लगता है कि हम हिट करें, वो बॉलर को हावी होने नहीं देते। तो रोहित शर्मा ने अच्छी बैटिंग स्टार्ट करी, रिवर्स मारना उन्होंने स्टार्ट करा, जो कि जनरली रोहित शर्मा नहीं करते। बट रिसेंट टाइम में हमने देखा कि रोहित शर्मा रिवर्स मार रहे हैं। उन्होंने आज 2-3 रिवर्स इकट्ठे मारे तो 4 भी गए, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड जायसवाल, मैंने देखा जब भी प्रेशर का कोई इनिंग आता है या प्रेशर गेम आता है, उनका चेहरा ही उड़ जाता है, वो खेलना ही भूल जाते हैं। जैसा वो फर्स्ट इनिंग में खेल रहा था उसका अपोजिट वो खेला सेकंड इनिंग में। तो आगे डिफेंस करके, आगे जाके डिफेंस कर रहे हैं। जब आप आगे जाके डिफेंस कर रहे हो तो आपका आउट होना बनता है। इधर आप स्टंप हो जाओगे या आप सिली पॉइंट पे और शॉर्ट मिड विकेट पे आउट हो जाओगे। अगर आगे आगे हो तो उसको हिट करो, ओवर द टॉप मारो, ठीक है, निकल के बाउंड्री मारो। बट नहीं, आप हाथों में बोल दे रहे हो सीधा। उसके बाद आते हैं हमारे और सबके सारा के गिल, ठीक है, जो जिनको पता नहीं, ऐसा लग रहा है जब भी क्रीज पर आते हैं किसी का कर्जा ले रखा है उन्होंने, इतनी जल्दी रहती है बाहर जाने की उनको। वो भी आए बेचारे, वो भी कह रहे ये पकड़ो बॉल। ओली पॉप ने दोनों कैचेस शानदार पकड़ी, ठीक है, और हम क्रेडिट नहीं देती ऐसी कैचेस को। बट अगर हमारा कोई इंडियन फील्डर ऐसी कैचेस कर लेता है तो हम उसको बहुत बड़ा चढ़ा कर बोलते हैं। उसके बाद हम आते हैं अपना रोहित शर्मा पे। रोहित शर्मा चलो अच्छा खेल रहा था, मैं उसको कह नहीं सकता कि हाँ भी उसकी गलती थी, उस पर अच्छा बॉल है, बॉल अच्छा ग्रिप हुआ तो वहाँ पर आउट हुआ। उसके बाद ये भेजते हैं अक्षर पटेल को, किसको काउंटर करेगा, लेफ्ट आर्मर को। इसका मतलब आपको अपनी बैटिंग पे भरोसा नहीं रहा, आपको अपने केएस भरत पे भरोसा नहीं रहा, आपको अपने अय्यर पे भरोसा नहीं है, आपको अपने अदर बैट्समैन पे केएल राहुल पे भरोसा नहीं है कि हाँ उसको काउंटर करेगा। आपने अक्षर पटेल को भेज दिया जो कि नीचे अच्छे रन मार रहा है, 50 मार रहा है, 40 मार रहा है, ठीक है ना। बट आपको अब देख लिया कि पिच क्या है, स्पिनिंग हो रही है, तो अक्षर पटेल को बली का बकरा बना दो। उन्होंने अक्षर पटेल को ऊपर भेजा। अक्षर पटेल भी अपना भाई कॉटन बॉल हो गए। टॉम हार्टली बॉलर, वो जिसको पहली इनिंग में यशस्वी जायसवाल ने, केएल राहुल ने इतना मारा कि बेचारे का ऐसा लग रहा था कि अगला मैच खेल भी पाएगा कि नहीं। अब वही टॉम हार्टली, आधी विकेटें तो वही टॉम हार्टली ले गया। उसको खेलना इतना मुश्किल हो गया कि भाई ये तो शेन वॉर्न है। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंडियन बॉलर किसी भी स्पिनर पे आउट हो सकते हैं। जेसन करेजा, जैसे मैंने बॉलर मेंशन किया, मैंने पहले भी, एजाज पटेल, अब जैसे इसका डेब्यू हुआ है, इसको ही हमने इतनी विकेटें दे दी, ठीक है ना। विकेटें देने के साथ इसने बैटिंग भी अच्छी करी, इसने बैटिंग में भी रन मारे, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारा केएस भरत, हमारे अश्विन, हमारे केएल राहुल। अब ये तो विकेटें देखो, जब इतनी विकेटें गिर गई थी, ठीक है ना, तो अप्रोच हमारी जनरली क्या होनी चाहिए थी कि हम अटैकिंग करें, थोड़ा स्कोर की तरफ जाए। बट नहीं, हमने फिर वही अपनी अप्रोच रखी, टिमिड अप्रोच रखी कि नहीं भाई हम तो निकाल के खेलेंगे। यार ऐसे तुम खेलोगे तो एक ना एक बॉल ऐसी आ जाएगी जो तुम्हारे विकेट लेके जाएगी, ठीक है ना। मेरे को नहीं समझ आता हमारी टीम में ऐसे ऐसे प्लेयर क्यों हैं जो डर के खेलते हैं। तुम अच्छी प्रोसेस से आए हो, तुम्हें इतना टैलेंट है, तुम बॉलर को क्यों हावी होने देते हो, तुम स्कोर करो, ठीक है। मेरे को नहीं समझ आता इन चीज़ों का। या तो ये मैनेजमेंट को इनके साथ डिस्कस करना पड़ेगा या इन सबको देखना पड़ेगा। अपनी आप अपनी वीडियोस को देखो
कि हमने क्या गलती करी है, किस मोड पे हम इतना डिफेंसिव गए, क्या ज़रूरत थी हमें डिफेंसिव जाने की? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं, हमें डिफेंसिव नहीं खेलना चाहिए था। यहाँ पर अप्रोच हमें रन के लिए जानी चाहिए थी। उसके बाद हम आते हैं, अब कुछ लोग बात कर रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, हम पहला मैच है, पहला मैच हार गए, अगले हम मैच जीत जाएंगे, क्यों कोहली वापस आ जाएगा, कुलदीप यादव को हम ले लेंगे। तो आप इसका मतलब समझ रहे हो कि हमारे अश्विन, जडेजा ये कुछ नहीं है, कुलदीप यादव इनसे अच्छा बॉलर हो जाएगा। तो आप देखो, अगर अश्विन और जडेजा कुछ नहीं कर पाए ना इस पिच पे, तो कुलदीप यादव भी कुछ नहीं कर पाएगा। आप ये देख लो, अश्विन जडेजा से अच्छी बॉलिंग वो टॉम हार्टली कर गया, जो इतने रन खा रहा था। तो ये बात नहीं है कि उस प्लेयर के आने से, इस प्लेयर के जाने से हमारी टीम में बेहतरी आ जाएगी। बेहतरी हमारी तब आएगी जब हमारी अप्रोच अच्छी होगी। हमें इस डिफेंसिव अप्रोच को भूलना होगा, हमें अपोनेंट को देखना होगा। हमारी अगर हमारी अपोनेंट अटैकिंग खेल रही है तो हमें उसी वे में खेलना होगा, अदरवाइज रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं होगा। अब हम चलते हैं एक दूसरा मैच। आज एक दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ का, उसको मैं ज़रूर यहाँ पर बताना चाहूँगा। ऑस्ट्रेलिया की गाबा पे वेस्ट इंडीज़ ने मैच जीता 30 साल बाद, और 27 ईयर के बाद ही मैच जीता। बिल्कुल न्यू टीम थी, कुछ डेब्यूटेंट भी खेल रहे थे उनकी टीम में, बट जिस करज से उन्होंने फाइट करी है वो बहुत ही सराहने के लायक है। जो बॉलर था शमार जोसेफ, उसने 7 विकेट लिए। वो बॉलर कल इंजर्ड हो गया था, उसका टो फ्रैक्चर हो गया था, उसने बैटिंग करते हुए रिटायर हो गया, आज उसने ग्राउंड पे आना भी नहीं था। बट उस बंदे ने आज इतनी अच्छी बॉलिंग करी, इतनी अच्छी यॉर्कर मारी, उसने अपने टूटे हुए टो से बॉलिंग करी। और एक तरफ हमारे हार्दिक पांड्या जैसे हमारे प्लेयर हैं जिनको पता नहीं क्या फ्रैक्चर हुआ, क्या बॉल लगी वर्ल्ड कप में, अभी तक वो रेस्ट पे ही हैं, अभी तक उनकी रिकवरी ही नहीं हुई। और उस तरफ शमार जोसेफ ने ऐसी बॉलिंग करी हो अपने ब्रोकन टो के साथ, आप देखोगे 147 146 की बॉल लगातार करी जा रहा था, और उन्हें ऑन द ट्रॉट 10 ओवर करे और अपनी टीम को मैच जिता के आया। जब तक टीम मैच जीती नहीं तब तक वो बॉलिंग करता रहा है। इसको कहते हैं कंट्री के लिए पैशन, कंट्री के लिए खेलना, जब अपनी टीम को जिताना। ये नहीं कि सिर्फ मैं भाई खेलूं, ठीक है ना, और टीम में पक्का हो जाऊं। नहीं, आप परफॉर्म करोगे तभी आप पक्के होगे। और ऐसे नहीं कि हमारे में हम कहते हैं गिल, हमारी टीम में गिल भाई इतना टैलेंट है, अब उसने टैलेंट के नाम पे ही 21 टेस्ट मैच खेल लिए हैं और उसकी एवरेज कितनी है, 29। इससे अच्छा तो हमें उस प्लेयर को मौका देना चाहिए, जैसे रिंकू सिंह हो गया, अपना सरफराज खान हो गया, रजत पाटीदार हो गया, जो डोमेस्टिक परफॉर्मर है। ठीक है ना, मैंने माना कि सरफराज खान की टेक्निक ऐसी मेरे हिसाब से लगती है, उसकी टेक्निक वनरेबल है, बट वो बंदा परफॉर्म कर रहा है। जब बंदा कोई परफॉर्म कर रहा है हमें उसे मौका देना चाहिए। जब हम गिल को 21 टेस्ट मैच दे सकते हैं तो सरफराज को, रिंकू सिंह को, रजत पाटीदार, इनको भी हम 4-4 5-5 लगातार मैच दे सकते हैं। तो देन हम वी कैन कम टू द कंक्लूजन राइट हु परफॉर्म्स वेल। तो मेरे को नहीं लगता अब गिल बाहर भी स्ट्रगल कर रहा है, इंडियन कंडीशन में भी स्ट्रगल कर रहा है, वो कहाँ पर परफॉर्म करेगा। तो टीम मैनेजमेंट को इस बात में सोचना पड़ेगा। और टीम मैनेजमेंट के साथ साथ मैं और कुछ हाईलाइट भी कर देता हूँ आउट ऑफ द फील्ड। एक ऐड चलती है, प्रमोशनल ऐड इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैचेस की, उसमें बोला जाता है कि भाई ये बेसबॉल क्या है। तो उधर से बताया जाता है कि बेसबॉल है भाई, हम टेस्ट क्रिकेट को भी T20 के स्टाइल से खेलते हैं। तो आगे से जवाब आता है भी हम तुम्हारा पैकअप भी T20 के स्टाइल से ही कर देंगे। अब मेरा उस प्रमोशनल वीडियो से पूछना ये है, अब आपका क्या जवाब होगा? अब हमारे ही पैकअप हो गया है T20 के स्टाइल में, तो इसका मतलब है बेसबॉल सक्सेस हुआ पहले मैच में। तो आगे मैच का हमें कोई पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बट पहले मैच में तो सक्सेस हुआ। तो मैं चाहता हूँ कम से कम ऐसा कंटेंट, ऐसी प्रमोशनल वीडियो नहीं बनाना चाहिए जिसमें कि आप दूसरी टीम को नीचा दिखा रहे हो कि तो आपने समझ लिया कि दूसरी टीम कुछ कर ही नहीं सकती। दूसरी टीम भी खेलने आई है, परफॉर्म करेगी, तो आपको इस हिसाब से करना चाहिए। और एक हमारे कमेंटेटर हो गए, सुनील गावस्कर हो गए, आकाश चोपड़ा जैसे हो गए, वो ये सोचते हैं कि उनको सबकी गेम की नॉलेज है। गावस्कर इतना क्रिकेट खेले हैं तो भाई उनको वर्ड्स भी अपने केयरफुली चूज़ करने चाहिए, बट नहीं, वो ऐसा दिखाते हैं कि इंडियन प्लेयर तो भाई इंडियन प्लेयर से कोई अच्छा है नहीं। आकाश चोपड़ा भी जो भी बोलता है इंडियन प्लेयर के फेवर में बोलता है। एटलीस्ट आप सच बोलो,
ठीक है ना, आप फेवर में बोलना चाहते हो बट सच बोलो, आप बताओ कि यार आपकी गलती है, आपको ये अप्रोच नहीं अपनानी चाहिए, डिफेंसिव अप्रोच नहीं अपनानी चाहिए। जब 7 विकेट गिर जाते हैं तब कमेंटेटर कहते हैं कि भाई हमारी अप्रोच डिफेंसिव थी, इस करके हमारे विकेट गिर गए। ये अब की बात नहीं है, ये पिछले कितने टेस्ट मैचों से ही चलता आ रहा है, तो आपको अब पता लग रहा है। आप इजीली कन्वे कर सकते हो ये मैसेज टीम को कि सिर्फ हमारी टीम के सारे प्लेयर बेस्ट हैं, सिर्फ हमें अपनी अप्रोच को चेंज करना है। जब हम ये डिफेंसिव अप्रोच चेंज कर देंगे, ठीक है ना, हम फील्डिंग अच्छी करने लग जाएंगे, रिजल्ट हमारे फेवर में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी मैं प्लेयर टू प्लेयर एनालिसिस करूँगा, कुछ प्लेयर और टीम के बारे में एनालिसिस करूँगा, वो मे बी मैं कल करूँगा या परसों आपको वीडियो मिल जाएगा। Thank you for watching. If you like my video, please like and subscribe. Thank you all.